हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 4th, 5th एंड 6th नवंबर वाली डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि मैंने आपसे सजेशन मांगा था और आप लोगों ने बेसिकली सजेस्ट किया है कि जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो कंटिन्यू की जाए अलोंग विथ स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर भी डिस्कशन हो। तो स्टैटिक पोर्शंस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। एंड कुछ दिन थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल है बिकॉज जो छठ पर्व है, बिहार फेवरेट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, उसमें थोड़ा सा इंगेज्ड है। हैंस टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण वीडियोज आपको डिले से आ रही हैं और एक दो दिन ऐसा हो सकता है कि वीडियोज आपका नेक्स्ट डे पब्लिश हो, बट कोशिश यही रहेगी कि हमारी जो वीडियोज हैं वो टाइमली आपको उपलब्ध करवा दी जाए। एंड जो स्टैटिक पोर्शन होगा उसे हम कुछ दिन के बाद शुरू करेंगे, खासकर क्वेश्चन के आधार पर डिस्कशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन तो हमने कवर कर दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन बेसिस पे डिस्कशन हो स्टैटिक टॉपिक का तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसे हम समझ सकेंगे और क्या इंट्रो हो, क्या कंक्लूजन हो, उन सब पर भी हम लोग अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको रोज एक डेली मोटिवेशनल कोट पेश करता हूं, आज बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। आपको पता है कि जो इंडिया में वुमेन है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करती हैं, खासकर एजुकेशन की जब बात होती है। बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टेंट। लेकिन कल जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो जनरली वहां पर वुमेन ने ही रिप्लाई दिया था और उससे ये पता चलता है कि आप लोगों के अंदर कितनी एनर्जी होती है कुछ हासिल करने के लिए। बस मौके मिलने चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड आप लोगों में, यानी कि मैं वुमेन की बात कर रहा हूं, हालांकि जो मेन होते हैं वो भी काफी पेशेंस होते हैं, लेकिन महिलाओं में पेशेंस ज्यादा देखने को मिलता है। एंड अगर वुमेन को वो प्रॉपर एनवायरनमेंट दी जाए, सपोर्ट दिया जाए, तो वुमेन काफी कमाल कर दिखाती हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जहां पर वुमेन ने अपनी अचीवमेंट दिखाई है डिस्पाइट किस वेरियस चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स में देख लो, चाहे यूपीएससी के रिजल्ट में ही देख लो, एनवायरनमेंट अगर उनको प्रॉपर मिलती है, उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज अगर मिलती हैं तो वो काफी ज्यादा आगे बढ़ती है। इवन सिर्फ आगे ही नहीं बल्कि वुमेन जो अपने टारगेट को है वो अचीव कर भी दिखाती हैं। अलोंग विथ व्हाट, वो दूसरों के लिए लाइट हाउस की तरह भी काम करती हैं, जो गाइड करते हैं आगे वेरियस वुमेन को। तो वुमेन गाइड्स वुमेन, वुमेन गाइड्स everyone, because if one woman is educated the entire society becomes educated, the entire population वो आपका एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ती है। दैट्स वाई वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी नेसेसरी। खासकर अगर हम बात करें, अगर स्टेटस ऑफ वुमेन जो बढ़ानी हो, अच्छी करनी हो, वुमेन की जो पोजीशन है सोसाइटी में उसको स्ट्रांग बनानी हो, देयर नीड्स टू बी एजुकेशन, देयर नीड्स टू बी सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द सोसाइटी। एंड ये सब आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो जहां पर महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर अपना जो विजय है वो प्राप्त करें एंड दूसरे को भी मोटिवेट करें कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक्ड इट एंड डेफिनेटली कितनी भी चैलेंजेज हो आपको आगे बढ़ते रहना है, बिकॉज आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो क्षमता है, जिस क्षमता के आधार पर आगे आप बढ़ ही जाओगे। अपने पर विश्वास रखना जरूरी है। विदाउट बिलीफ सिस्टम नथिंग इज पॉसिबल एंड पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये तो आपको ही पता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक पर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट
के बारे में डिस्कस किया, कभी कुछ अन्य टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग होगा। कोई भी एग्जांपल आप ले लो वुमेन एम्पावरमेंट की, आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन प्रदान करेंगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इश्यूड ड्राफ्ट मेडिएशन बिल 2021 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। तो ये आपका ड्राफ्ट मेडिएशन बिल 2021 के की प्रोविजंस को जानने से पहले सबसे पहली बात तो मेडिएशन मतलब होता क्या है। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता। मध्यस्थता यानी कि लेट्स से कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाती है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए या तो हम कोर्ट के पास जाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ जस्टिस होता है कि हम कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट हमें न्याय देगा। लेकिन मीडिएशन की बात करें तो इट इज ए वे ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम से हटकर अगर हमें डिस्प्यूट रिड्रेशल करना हो तो हम उसे कहते हैं मेडिएशन। एंड मेडिएशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी मूव टू द सिलेबस। तो आज ये जो आपका टॉपिक है इट विल बी कवर्ड अंडर GS पेपर 2 सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका मेन टॉपिक में है एंड डेफिनेटली इसको आपने कवर करनी है। तो सबसे पहली बात हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका आपको ही पता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ जस्टिस, जहां पर कोर्ट्स आपका डिस्प्यूट को रिड्रेस करती है। लेकिन जो दूसरा नॉन ट्रेडिशनल तरीका है टू रिजोल्व द डिस्प्यूट, उसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कोर्ट रूम के बाहर आपका डिस्प्यूट सेटल हो जाए, आपको कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। एंड इसके तहत बेसिकली नेगोशिएशन की जाती है, मैकेनिज्म भी है कंसीलिएशन के माध्यम से, मेडिएशन के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय ADR एंड हाउ इट इंश्योर्स इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के कंपोनेंट की, तो एक तो होता है आपका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज ए मैकेनिज्म जिसके तहत जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच हो सकती है, उस डिस्प्यूट को बेसिकली सॉल्व करने का तरीका एक एग्रीमेंट में मेंशन कर दी जाती है। एंड जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो अगर कोई डिस्प्यूट आती है तो बाइंडिंग डिसीजन उस डिस्प्यूट पर देंगे। एंड जब हम कहते हैं बाइंडिंग डिसीजन, तो जो पार्टीज हैं, द पार्टीज विच आर इन डिस्प्यूट, उसको ये डिसीजन माननी पड़ेगी। तो आर्बिट्रेशन में क्या हुआ कि आपका बाइंडिंग डिसीजन होता है, आर्बिट्रेटर के द्वारा इश्यू किया जाएगा और उसे मानना पड़ेगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कंसिलिएशन। कंसिलिएशन बेसिकली वॉलंटरी मैकेनिज्म होगा। ये सब आपके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म का ही तरीका है। कंसिलिएशन आपका वॉलंटरी है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जो पार्टी डिस्प्यूट में है वही इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली जो पार्टीज हैं विच आर इन डिस्प्यूट एक डिस्प्यूट सेटलमेंट करती हैं। और डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी नियुक्त की जाएगी। न्यूट्रल थर्ड पार्टी यानी कि जो किसी का पक्ष ना ले। फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं जो डिस्प्यूट में है और एक थर्ड पार्टी जो कि आपका न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फर्स्ट पार्टी है, सेकेंड पार्टी है, इसका मैटर सुनेगा, इसकी जो भी इश्यूज है वो सुनेगा। एंड जो सेकेंड पार्टी है उसका भी इश्यू सुनेगा, उसका भी प्रॉब्लम सुनेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट ये आपका न्यूट्रल डिसीजन देगा कि हाँ भाई साहब, दोनों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे है कि आपका ये डिसीजन बनता है, इसे आप पालन कर सकते हो। तो इसी को हम कंसिलिएटर कहते हैं। ठीक है। एंड
आपको पता है कि ये आपका वॉलंटरी होता है, तो जब तक पार्टीज रेडी नहीं होंगी तब तक कंसिलिएटर का कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन जब पार्टी रेडी हो गया कि हाँ हमें कंसिलिएटर की जरूरत होगी, तो अल्टीमेटली जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं वो कंसिलिएटर से मिलेंगे और बोलेंगे कि भाई साहब हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन दो, और डेफिनेटली फैसले जो भी वो करेगा उसको मानना या ना मानना वो पार्टीज पर डिपेंड करता है। तो ये हमने सेकेंड वे ऑफ एडीआर यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म को पढ़ा। नेक्स्ट इज योर मेडिएशन। मेडिएशन में क्या होगा, नाम से ही पता चलता है मध्यस्थता। मध्यस्थता भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल का तरीका है जहां पर न्यूट्रल इंटरमीडियरी मिल जाएंगे आपको, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, न्यूट्रल इंटरमीडियरी जिनका कोई पक्षपात नहीं होगा, और ये पार्टीज को मदद करेंगे, जो भी डिस्प्यूट में है पार्टीज उनको मदद करेंगी कि भाई साहब आप दोनों एक सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट कर लो, अपने डिस्प्यूट का तरीका बताएंगे कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को आप अपनाकर अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हो। और जो आपका सेटलमेंट हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में, एंड एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो मेडिएटर है जनरली वो बाइंडिंग सेटलमेंट ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेडिएशन एज वेल एज कंसिलिएशन एज वेल एज आर्बिट्रेशन, तीन मैकेनिज्म अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का पढ़ा, एडीआर के बारे में जाना। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। तो बेसिकली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आपको ही पता है कि जो हमारा कोर्ट रूम है उनके साथ क्या क्या इश्यूज हैं। देयर इज पेंडेंसी ऑफ केसेस, देयर इज डिले इन जस्टिस। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप जजेस बढ़ा दो, कोर्ट बढ़ा दो, लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रमोट करो, उसे स्ट्रेंथन करो। तो इसी की दिशा में गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट मेडिएशन लॉ रिलीज किया है, सो दैट मेडिएशन का जो इन्वायरमेंट है इंडिया में उसे प्रमोट किया जा सके। एंड ये जो बिल लाई गई है ये सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन के इन अकॉर्डेंस है, यानी कि ये जो आपने पढ़ा भी होगा सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन, ये भी बेसिकली डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का कन्वेंशन है जो आपका यूनाइटेड नेशन का ही कन्वेंशन है, दैट इज आल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट। कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, लेट्स से कोई एमएनसीज हैं एंड कोई आपका इंडियन गवर्नमेंट है, कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको यहाँ पर भी सॉल्व किया जा सकता है, इस मैकेनिज्म से भी सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन। इसका हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में ही है। ठीक है, तो उसी के प्रोविजन के अकॉर्डेंस इस बिल में प्रोविजन करी गई हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव मेडिएशन यानी कि मध्यस्थता को फैसिलिटेट करना, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन। अब ये जब लॉ आएगी, ये जब बिल लॉ बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक लीगल बैकिंग मिल जाएंगी मेडिएशन सिस्टम को, कि अगर कोई मेडिएशन होता है तो उसका एक वैलिडेशन रहेगा कि जो डिस्प्यूट रिजोल्व हुई है वो इन अकॉर्डेंस टू द लॉ हुई है, along with जो आपका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मेडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट हुई है उसको भी इन्फोर्स करवाया जा सकेगा। तीसरा, एक बॉडी के निर्माण की बात करी गई है जो मेडिएटर्स के रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेडिएटर्स के रजिस्ट्रेशन करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो पार्टीज हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगी वैलिडेटेड मेडिएटर्स को, तो आराम से आपका अगर कोई डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो उसे इन मेडिएटर्स के माध्यम से सॉल्व करवाया जा सकता है, बिकॉज इट विल बी ए रजिस्टर्ड मेडिएटर। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी ये सब भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो मेन फीचर्स हैं इस बिल की। तो क्या क्या मेन फीचर्स हैं इस बिल की, तो पहली बात तो ये कि मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाएगा, एंड जो मेडिएशन की जाएंगी वो बेसिकली मेडिएशन सेटलमेंट
एग्रीमेंट के माध्यम से की जाएंगी, यानी कि एग्रीमेंट होगा बिटवीन द पार्टीज एंड वो जो एग्रीमेंट होगा वो कानून के माध्यम से इन्फोर्सेबल भी होगा। अदरवाइज होता क्या है कि लॉ की कमी होने के कारण एग्रीमेंट तो हो जाते हैं लेकिन उसकी लीगल बैकिंग नहीं है, तो बहुत सारे जो मेडिएशन है वो सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं, उसका इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका इन्फोर्सिबिलिटी भी इंश्योर होगी। तीसरा आपका प्री लिटिगेशन मेडिएशन को भी प्रपोज किया गया है। प्री लिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि ये मैटर कोर्ट के पास जाने से पहले ही सॉल्व अगर कर दी जाए तो प्री लिटिगेशन कहते हैं उसको। आपने भी सुना होगा प्री लिटिगेशन स्टेज। तो इसका मतलब कोर्ट रूम से पहले ही आपका मीडिएशन हो जाए एंड जो भी लिटिगेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट भी सेफगार्ड किए जा सके। ऐसे तो बेसिकली लेट्स से अगर कोई डिस्प्यूट आया, अब ट्रेडिशनल माध्यम से तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसमें समय लग जाएगा, लेकिन अगर हमें अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो उसके लिए ये मेडिएटर जो है आपका मदद कर सकता है। तो डेफिनेटली इट विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लिटिगेंट्स कि वो अप्रोच कर सकते हैं कॉम्पिटेंट एडजुकेटरी फोरम्स या कोर्ट्स में अगर उन्हें अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो। एंड जो आपका मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स होगा उसको रजिस्टर की जाएंगी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या तालुक लीगल अथॉरिटीज के पास 90 डेज के भीतर सो दैट जो भी सेटलमेंट हुई है, कोई भी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ है एडीआर के माध्यम से, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल के माध्यम से, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस की जाए कि भविष्य में अगर कोई इश्यूज आती है तो इस रिकॉर्ड के माध्यम से एज ए प्रूफ उसको हैंडल किया जा सके। एंड नेक्स्ट इज योर प्रोवाइड फॉर कम्युनिटी मेडिएशन। तो कम्युनिटी मेडिएशन का भी प्रोविजन है सो दैट अगर कोई डिस्प्यूट आते हैं जो किसी फैमिली या फिर कोई लोकेलिटी के पीस, हार्मोनी, ट्रांसक्विलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं तो उस डिस्प्यूट को ये जो कम्युनिटी मेडिएशन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये जरूर याद रखना, देयर इज ए प्रोविजन फॉर कम्युनिटी मेडिएशन, और इस कम्युनिटी मेडिएशन के माध्यम से फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट जहां पर मोर देन 2 persons आर इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो आपका कोई लोकेलिटी का प्रॉब्लम हो, तो इस माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है सो दैट सोसाइटी में आपका पीस, हार्मोनी, ट्रांसक्विलिटी बनी रहे। तो ये हमने फर्स्ट आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। RBI published its a statement of commitment to support greening India's financial system NGFS। तो इसे डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द आर्टिकल सिलेबस। तो ये जो आपका GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। हालांकि इसमें आपका इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट भी आ जाएगा तो उसे भी ये कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम RBI के द्वारा पब्लिश की गई है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ग्रीनिंग करना। ग्रीनिंग यानी कि क्लाइमेट चेंज रिजिलेंट बनाना। यहाँ पर ग्रीनिंग मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे लगा देना, बेसिकली यहाँ पर है कि आपका क्लाइमेट चेंज रिजिलेंट बनाना। व्हाट डू मीन बाय क्लाइमेट चेंज रिजिलेंट? कि आपको ही पता है कि क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो सिर्फ किसी पार्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट नहीं करेंगी, ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगी, ये आपका बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेंगी, लेकिन ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपका बैंक हो गई या फिर आपका इंश्योरेंस हो गई या फिर जो आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ये सब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये बेसिकली ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम कहलाते हैं।
तो आपको ही पता है क्लाइमेट चेंज की समस्या फाइनेंशियल सिस्टम को भी अफेक्ट करेगी। तो जो हमारा भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना, ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये इस स्टेटमेंट में बात कही गई है। तो और क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं ग्रीनिंग द इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम? तो पहली बात तो exploring the usage of climate scenario exercises to identify vulnerabilities in RBI supervised entities balance sheet, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज्ड होते हैं उनके जो बैलेंस शीट है, बिजनेस मॉडल्स हैं एंड जो भी आपका गैप्स है क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क का। क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क मैंने बताया कि क्लाइमेट से होने वाले फाइनेंशियल रिस्क को हम क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क कह रहेंगे। तो कैसे इन रिस्क को कम किया जा सके वो तरीके आइडेंटिफाई करना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आपका इस पॉलिसी का बेसिकली है। एंड दूसरा कि जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है उसको इंटीग्रेट करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग में, यानी कि आपको ही पता है कि जो इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से प्रोन है। तो इसका मतलब कि हमें एक्ट करना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को रेजिलेंट बनाना है। तो वो कौन कौन से रिस्क हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करेंगे उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग में इंक्लूड करना, सो दैट इनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करी जा सके एंड हम लोग क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर कम आने दें। नेक्स्ट इज योर बिल्डिंग अवेयरनेस ऑन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो तीसरा तो आपको ही पता है अवेयरनेस को बिल्टअप करना कि क्या क्या समस्याएं, क्या क्या रिस्क क्लाइमेट से या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकती हैं, सो दैट जो भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चाहे एनबीएफसी हो, बैंक्स हो, वो सब भी इन रिस्क को समझें और चेंजेस अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करें अपने वर्किंग मैनेजमेंट में या फिर एनवायरनमेंट में एंड स्प्रेड द नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज इश्यूज एंड मेथड्स टू डील विद देम। एंड अगर हम बात करें एनजीएफएस की, यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये बेसिकली सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर, सेंट्रल बैंक्स यानी कि बहुत सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं इंडिया का, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई, तो ये सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स के ग्रुप हैं बेसिकली, और इसे लॉन्च की गई थी पेरिस वन प्लैनेट समिट 2017 में। तो ये याद रखना आपको, समिट पेरिस वन प्लैनेट समिट 2017 में हुई थी और यहीं पर आपका एनजीएफएस लॉन्च किया गया था और ये वॉलेंट्री ग्रुपिंग है बेसिकली, और इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कैसे क्लाइमेट रिस्क के आउटकम्स को कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। एंड अगर हम इस ग्रुपिंग की बात करें तो अप्रोक्स 85% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन इनके द्वारा होती हैं। इनके द्वारा होने का मतलब ये है कि ये जो आपका ग्रुप है सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स, इसमें उतने देश आ जाते हैं जो लगभग 85% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर इन 85% को कैसे भी कर कम किया जाए, चाहे वो एग्रीमेंट के माध्यम से हो चाहे अन्य मेथड्स के माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइमेट चेंज को मिनिमाइज किया जा सकता है। एंड आरबीआई ने इसे अप्रैल 2021 में ज्वाइन किया था, हेल्पिंग इट टू लर्न एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एफर्ट्स ऑन ग्रीन फाइनेंस। एंड जब हम बात करते हैं ग्रीन फाइनेंस, तो प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रख लेना है आपको, ग्रीन फाइनेंस का मतलब हुआ कि ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना जो बेटर इन्वायरमेंटल आउटकम लेकर आए, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कर्ब करे, जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और अगर उसमें फाइनेंसिंग दी जा रही है
पैसे लगाए जा रहे हैं तो उसे हम ग्रीन फाइनेंस कहेंगे। तो इसमें कौन कौन से चीजें आ जाती हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पब्लिक पॉलिसीज हैं जो आपका बेटर इन्वायरमेंटल आउटकम का टारगेट ले रखी हैं तो उसको फाइनेंसिंग कर सकते हैं, या फिर कोई पब्लिक या फिर प्राइवेट ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट यानी कि लेट्स से कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए लाया गया है, फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, तो वो सब भी आपका ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंशियल फ्लोज को इंक्रीज करना इनटू द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज और अडॉप्टिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये हमने ग्रीन फाइनेंस के बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करी। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021, द गैदरिंग स्टॉर्म रिलीज्ड बाय यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली ये जो आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 है, इसके बारे में हमने हाल फिलहाल में ही डिस्कशन भी की थी, लेकिन लेट्स से कि इसमें अन्य क्या बातें कही गई हैं, क्या की फाइंडिंग है। और इन्वायरमेंट का टॉपिक आपको भी पता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो इन्वायरमेंट के आर्टिकल तो आज काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 6, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, और इससे पहले जो हमने देखा ग्रीन फाइनेंस या फिर आरबीआई ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा है, तो ये सब भी आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए मददगार हो सकती है। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है, इट ऑल्सो डील्स विद कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये टॉपिक है। तो बेसिकली ये जो आपका रिपोर्ट है, ये नेशनल एंड ग्लोबल प्रोग्रेस को ट्रैक करता है जो भी अडेप्टेशन के ऊपर हुई है। तो अडेप्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अडेप्टेशन एंड मैकेनिज्म। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो भी समस्या है उसको डील करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक तो एडेप्टेशन, एक दूसरा मिटिगेशन। एडेप्टेशन का मतलब आप सबको भी पता है भाई साहब, जैसा माहौल चल रहा है उस माहौल में ढल जाओ, यानी कि क्लाइमेट चेंज अगर रियलिटी है तो हमें अडेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ हम गर्मी बर्दाश्त करें, ठंड ज्यादा है तो बर्दाश्त करें। उसके लिए आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें। फॉर एग्जांपल गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपका एसी, कूलर, इन सबको बढ़ा दिया जाए। तो ये एक तरीका हुआ एडेप्टेशन का। इसमें हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं टू मिटिगेट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो है आपका मिटिगेशन। इसमें हम एक्शन लेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है एडेप्टेशन वर्सेस मिटिगेशन में। तो ये जो आपका रिपोर्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये नेशनल एंड ग्लोबल प्रोग्रेस को ट्रैक करता है ऑन द एडेप्टेशन, एंड 3 पैरामीटर्स पर ये ट्रैक करता है। एक तो प्लानिंग क्या है वेरियस गवर्नमेंट की, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म क्या है जिसके माध्यम से एडेप्टेशन को फॉलो अप किया जा रहा है, एंड इम्प्लीमेंटेशन के स्टेटस क्या है। तो इन 3 ग्राउंड पर बेसिकली ये रिपोर्ट ट्रैक करता है। एंड एडेप्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज ए प्रोसेस जिसके तहत जो आपके कंट्रीज हैं, कम्युनिटीज हैं विच इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, उस वल्नरेबिलिटीज को कम करना, कैसे कम करना, उनकी एबिलिटी, सक्षमता को बढ़ाकर कि वो जो है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब कर सके एंड रिजिलेंट बन सके। फॉर एग्जांपल रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्टअप कर दे कि डिस्पाइट कि कितनी ज्यादा क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो, क्रॉप आपका बर्बाद ना हो, जिसको आज हम कहते हैं ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है आपके एडेप्टेशन के। ठीक है, एंड एडेप्टेशन गैप की बात करें तो गैप इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एडेप्टेशन एंड सोसाइटियल सेट गोल, यानी कि सोसाइटी ने जो गोल सेट कर रखा है एंड जो एक्चुअल गोल अचीव हुई है एडेप्टेशन के क्षेत्र में, उस गैप को बेसिकली एडेप्टेशन गैप कहते हैं। एंड ये डिटरमाइन करी जाती हैं मेनली बाय प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू टॉलरेटेड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, यानी कि बेसिकली
क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी इम्पैक्ट हुआ उसको कितना ज़्यादा टॉलरेट किया गया, एंड हमारे पास रिसोर्सेस की लिमिटेशन क्या है, एंड जो प्रायोरिटीज है उसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो इन सब के आधार पर आपका ये एडेप्टेशन गैप डिटरमाइन किया जाता है। बेसिक फिलॉसफी यही है एडेप्टेशन गैप की, कि हमने जो गोल सेट किया है और हमने जो अचीव किया है एडेप्टेशन के फील्ड में, वो गैप बेसिकली एडेप्टेशन गैप कहलाएगी। एंड क्या की फाइंडिंग है यहाँ पर, आपको की फाइंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो एडेप्टेशन मैकेनिज्म प्रमोट की जा रही है वेरियस नेशंस के द्वारा, उसको पॉलिसी एंड प्लानिंग में इम्बेड किया जा रहा है, यानी कि इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है कि जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन है उसको पॉलिसी एंड प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। और यहाँ पर एक फैक्ट भी दी गई है कि अप्रोक्स 79% ऑफ द कंट्रीज उन्होंने अडॉप्ट किया है मिनिमम वन नेशनल लेवल एडेप्टेशन प्लान, यानी कि 79% नेशन ऐसे हैं जो भी आपके ये मेंबर नेशंस होंगे, उसमें से 79% कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम वन नेशनल लेवल एडेप्टेशन प्लान तो अडॉप्ट किया ही किया है। और ये 2020 के कंपैरिजन में 7% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इट इज़ ए पॉजिटिव न्यूज, तो यहाँ पर आप कहीं मेंशन भी कर सकते हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको भी पता है एडेप्टेशन करने के लिए वी नीड एडेप्टेशन कॉस्ट, खर्चे की जरूरत है। अब टेक्नोलॉजी लानी है तो खर्चे तो चाहिए ही। तो जो एडेप्टेशन कॉस्ट है एंड फाइनेंसिंग है जो डेवलपिंग कंट्रीज को रिक्वायर्ड है, वो 5 से 10 टाइम्स ग्रेटर है देन द करेंट फाइनेंशियल फ्लो, यानी कि अप्रोक्स लेट से अगर अभी $100 बिलियन वेरियस नेशन के द्वारा, डेवलप्ड नेशन के द्वारा दिए जाते हैं टू द डेवलपिंग कंट्रीज कि वो एडेप्टेशन कर सके क्लाइमेट चेंज के कारण, तो वो सफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब ये है दे नीड्स हायर एडेप्टेशन फाइनेंसिंग। एंड ये जो एडेप्टेशन फाइनेंसिंग गैप है वो बढ़ती ही जा रही है एज कम्पेयर टू 2020 एंड बढ़ती ही जा रही हैं। एंड जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हुई कोविड-19 रिकवरी स्टिमुलस पैकेज के माध्यम से, कि भाई साहब हम जो ये स्टिमुलस पैकेज ला रहे हैं, वेरियस नेशन ने स्टिमुलस पैकेज लाई थी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो उसी में एक प्रोविजन था कि अब जो भी हम रिकवरी करेंगे, इकोनॉमी की रिकवरी होगी, वो ग्रीन एंड रिजिलेंट रिकवरी होगी, यानी कि हम ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो रिजिलेंट होंगे टू द क्लाइमेट चेंज। तो इसका भी रियलाइजेशन नहीं हो सका है, यानी कि हमने सिर्फ बातें ही करी हैं, समस्याएं खत्म होने के साथ साथ हमारे जो एम्बिशन है वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। एंड क्या रिकमेंडेशन की गई हैं, तो देख सकते हो जो वर्ल्ड है उनको पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस को स्केल अप करना पड़ेगा, यानी कि मोर एंड मोर फाइनेंसिंग, एडेप्टेशन फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। कैसे, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। एंड जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करें कि जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रदान करे, तभी जाके ये ग्रीन एंड रिजिलेंट कोविड-19 रिकवरी एफर्ट्स कर सकते हैं जो डेवलपिंग नेशन है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए खासकर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज का है, वो है आपका फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी नहीं एंड फाइनेंसिंग भी नहीं हो पाती है। एंड फिर यहाँ पर आप ग्राफ में देखो एडेप्टेशन फाइनेंस जो वेरियस सेक्टर्स को ज़रूरत है, और ये आपका 26 डेवलपिंग कंट्रीज के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड NAPS के आधार पर है। तो टूरिज्म के लिए आपका 0.8% ऑफ एडेप्टेशन फाइनेंस की ज़रूरत है। एंड सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, तो काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो मोर एंड मोर एडेप्टेशन फाइनेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर देख सकते हो आप एग्रीकल्चर को रिजिलेंट बनाना है, बिकॉज इसमें आपको ही पता है क्रॉप्स को क्लाइमेट रेजिस्टेंस बनाना है, एंड भी वेरियस टूल्स की ज़रूरत होगी।
एग्रीकल्चर में, तभी जाके ये क्लाइमेट चेंज में अडॉप्ट हो सकते हैं। तो फाइनेंसिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वेरियस सेक्टर है और उनके कंट्रीब्यूशन है। वी नीड नॉट टू रिमेंबर, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा एडेप्टेशन फाइनेंस की ज़रूरत है, तभी ये क्लाइमेट चेंज रेसिलेंट बन सकते हैं। रिलेटेड न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हो, वी हैव द फर्स्ट मूवर्स कॉलिशन। तो ये जो आपका फर्स्ट मूवर्स कॉलिशन है, ये प्रीलिम्स के लिए जरूर याद रखना है। इट इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद यूएस एंड ओवर 30 ग्लोबल बिजनेसेस। एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनको एक साथ लाती हैं जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स में इंगेज्ड हैं, और उन्हें कहा जाता है कि आप इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, सो दैट ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएंगी वो अवेलेबल हो मैसिव स्केल पर अप टू 2030, सो दैट जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है उसे बाय 2050 तक अचीव किया जा सके। नेट जीरो का मतलब आपको भी पता है कि जितना हम इमिट करेंगे उतना हम सिंक करवा देंगे, एंड उसके लिए वी नीड टेक्नोलॉजी, एंड उसके लिए वी हैव द फर्स्ट मूवर्स कॉलिशन। इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, सो दैट मैसिव लेवल पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके जो चीप भी हो एंड क्वालिटी भी हो, एंड ये हमारे नेट जीरो एमिशन के टारगेट को फुलफिल करने में मदद भी करे। नेक्स्ट इज योर एयर क्वालिटी इन दिल्ली ड्रॉप्स टू सीजनल लो। और सीजनल लो यानी कि हर एक दिवाली के फेस्टिवल में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके दो मुख्य कारण है। एक तो आपका ये कि विंटर का सेशन है। विंटर के सेशन में आपको ही पता है कि एयर स्टेबल रहते हैं तो मूव नहीं करते, तो जो भी पॉल्यूशन होगा चाहे वो पराली जलाने से हो या फिर कोई अदर इश्यू के कारण जो पॉल्यूटेंट्स एयर में इंक्रीज हो रहे हो वो वहीं की वहीं रह जाती है, जिसके कारण आपका पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गर्मी के सीजन में क्या होता है, एयर जो है वो फ्लो करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है, इसलिए आपको पॉल्यूशन की इश्यूज नहीं नजर आती है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो ये आपका हालांकि आर्टिकल 4 कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन इसमें तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एक और में आएगा जो है आपका ये आप देखो अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो एक प्रॉब्लम अभी आपका पॉल्यूशन वाला ये हमने देखा, ठीक है। तो कैसे क्या रेमेडीज होंगी उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स मूव। तो देख सकते हो अन्य सिटीज में पॉल्यूशन लेवल की बात करें अलोंग विथ दिल्ली, तो वहां पर भी आपका पॉल्यूशन लेवल डाउनग्रेड हुआ है, चाहे वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर भी पॉल्यूशन लेवल डाउन हुआ है। लेकिन दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो तो सिवियर कैटेगरी में है थ्रू आउट द फॉलोइंग डे। तो ये सब आपका दिवाली इवनिंग के बाद देखने को मिला है, एंड बिकॉज ऑफ द फायर क्रैकर्स और उनके कारण जो पॉल्यूशन अकर करती है, दैट्स वाई जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिट्रिएट हुई है, दैट हैज़ मूव्ड इनटू द सिवियर क्वालिटी। और ये सिवियर क्वालिटी मतलब आप से समझ सकते हो जो पीएम है पार्टिकुलेट मैटर एयर क्वालिटी इंडेक्स, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रैंकिंग है। तो कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं एयर पॉल्यूशन के राइज होने के इन अक्टूबर या नवंबर, जो हर एक ईयर में आपको देखने को मिलता है इन दिल्ली। तो पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं अक्टूबर की, जो अभी ये मंथ गुजरा है जस्ट, तो इस मंथ में मॉनसून का विड्रॉवल होता है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एंड जो विंड की डायरेक्शन है वो ईस्टर्ली से नॉर्थ वेस्टर्ली। ईस्टर्ली यानी कि व्हाट, मॉनसून में आपको ही पता है विंड ऐसे आती है, लेकिन जब आपका रिट्रीटिंग मॉनसून होता है तो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो नॉर्थ वेस्टर्ली। तो एक इंपॉर्टेंट चेंजेज होता है इस पीरियड में,
वो है आपका रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड, दैट इज ईस्टर्ली वाली फ्लो करने वाली विंड जो है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्ली में फ्लो करने लगती है, एंड जो स्टॉर्म्स कैरिंग डस्ट है वो राजस्थान से आना शुरू हो जाता है, कभी कभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान से भी डस्ट आने लगते हैं, बिकॉज विंड का पैटर्न ही ऐसा हो जाता है जिसके कारण डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं इस इन रीजन में। एंड दूसरा ये है कि ठंड का मौसम होता है तो टेम्परेचर काफी ज्यादा डिप हो जाती है, तो इसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स है वो अपने लोकेशन पर स्थिर हो जाती है, दैट्स व्हाई वन ऑफ द फैक्टर इज द डिप इन टेम्परेचर। एंड इसमें कारण क्या है कि टेम्परेचर जैसे ही डिप होता है तो जो इन्वर्जन हाइट, यानी कि लेट से ये आपका सरफेस है जहां पर हम लोग आप लोग हैं, एंड एक हाइट होगा जिसको आप इन्वर्जन हाइट कहते हैं, और इस इन्वर्जन हाइट के ऊपर जो पॉल्यूटेंट्स है वो आपका डिस्पोज हो ही नहीं सकते, डिस्पर्स हो ही नहीं सकते, बिकॉज आपका जो क्लाइमेट है यानी कि जो सीजन है वो विंटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोअर लेयर है वहीं पर ये पॉल्यूटेंट्स स्थिर हो जाती हैं, और इसके कारण आपको काफी ज्यादा कम हाइट पर अपने पॉल्यूटेंट्स नोज में इंटर करते हुए देखते होगे। तो ये होता है आपका इन्वर्जन हाइट, द हाइट बियॉन्ड विच पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट डिस्पर्स इनटू द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि काफी नीचे हो जाती हैं पॉल्यूटेंट्स जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। एंड विंटर्स ऑल्सो ब्रिंग ए डिप इन विंड स्पीड, ये तो हमने आपको ही बताया है, तो इसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स है वो डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। अदर फैक्टर जैसे स्टेबल वार्मिंग तो होती है, डस्ट एंड वेहिकुलर पॉल्यूशन, हालांकि ये डस्ट एंड वेहिकुलर पॉल्यूशन ये अक्टूबर माह की समस्या नहीं है, हर एक मंथ की समस्या है, लेकिन बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर लाइक टेम्परेचर डिप एंड जो आपका शिफ्टिंग ऑफ द विंड्स फ्रॉम द ईस्टर्ली टू द नॉर्थ वेस्टर्ली, तो ये सब कुछ कंबाइन इफेक्ट मिलकर इतना ज्यादा सीरियस इश्यू लेकर आते हैं। तो वेरियस इनिशिएटिव जो ली गई हैं टू टैकल द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, तो पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या है, तो वी हैव द CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली एनसीआर रीजन में एज वेल एज एडजॉइनिंग एरियाज में। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल लेवल पर, जैसे आपका जो इंडस्ट्रीज है उनको पाइप्ड एयर नेचुरल गैस या क्लीनर फ्यूल्स यूज करने के लिए कहा गया है, सो दैट कम से कम पॉल्यूशन इमिट हो। तीसरा स्टेबल बर्निंग के लिए क्या किया गया है, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसे बायो डिकम्पोजर जिसके माध्यम से जो पराली हो डिकम्पोज हो जाती है विदाउट बर्निंग, एंड मशीन जैसे हैप्पी सीडर है, पैडी स्ट्रो चॉपर है, ये सब आपका स्टेबल बर्निंग की समस्याओं को डील करने के लिए। एंड वी हैव द डस्ट, तो डस्ट कंट्रोल गाइडलाइंस है कहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट पर कभी कभी आप देखते होंगे कि ठंड के सीजन में जब पॉल्यूशन काफी ज्यादा होती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है, तो इट इज वन ऑफ द एक्शन। तो वेरियस इनिशिएटिव में क्या क्या हो गए आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल, स्टेबल बर्निंग एंड डस्ट। एंड ये आप देख सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका अगर रैंकिंग 0 से 50 है तो गुड क्वालिटी है, मिनिमल इम्पैक्ट टू द ह्यूमन, एंड अगर 51 से 100 है तो आपका सेटिस्फैक्ट्री है, एंड इट कैन कॉज माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल। एंड मॉडरेट की बात करें तो अभी आपका 100 से 200 होता है, जिसमें आपका ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल जिनको लंग डिजीज है जैसे अस्थमा से फेस कर रहे हैं वो पर्सन, या फिर डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेंगी विद हार्ट डिजीज, चिल्ड्रन एंड ऑल द रिजल्ट। पुअर में जाएं तो पुअर में आपका जो रैंकिंग है 200 से 300 के बीच, एंड ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट काउज करेंगी टू द पीपल अगर वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर उन एयर को करते हैं, एंड डिस्कम्फर्ट होगा उन पीपल को जिनका हार्ट डिजीज है या फिर शॉर्ट एक्सपोजर। तो कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट जो हेल्थ है लोगों की उस पर काफी ज्यादा रिपरकशंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर शहर में आ जाए जहां अभी दिल्ली की कंडीशन आप देख रहे हो तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स हेल्दी पीपल के ऊपर भी देखने को मिलेगा, सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स वैसे लोगों के ऊपर जिन्हें ऑलरेडी रिस्पिरेटरी डिजीज है जैसे लंग डिजीज या हार्ट डिजीज, एंड जो हेल्थ इम्पैक्ट्स है वो एक्सपीरियंस की जा सकती है इवन ड्यूरिंग लाइट फिजिकल एक्टिविटी। लाइट फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी जो ब्रीथिंग है वो फास्टर हो जाएंगी, ये सब आपने फेस किया होगा अगर अभी उस इन्वायरमेंट में आप होगे तो ये देखा हमने एसोसिएटेड इम्पैक्ट की। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, यूएन हैंडबुक
यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज्ड सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक्स फॉर सिटीज। तो सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज ये इसलिए बिकॉज आपको पता है जो सिटीज हैं वो अब अर्बन हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, तो कैसे सस्टेनेबल कूलिंग की जा सके इन सिटीज की, उसके लिए ये आपका रिलीज किया गया है यूएनईपी के द्वारा। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज इसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्लस इश्यूज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका हैंडबुक है जो यूएनईपी के द्वारा रिलीज करी गई है, इट ऑफर्स कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग अप्रोचेज कि कैसे हम सिटीज में सस्टेनेबल बेसिस के आधार पर अर्बन कूलिंग कर सके विद इन एन इंटीग्रेटेड होल सिस्टम अप्रोच। तो ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड होल सिस्टम अप्रोच, इसकी बात करेंगे। लेकिन आपको ही पता है कि जो हमारा अर्बन सिटीज है वो अर्बन हीट आइलैंड के चंगुल में फंस गया है अंडर अर्बन हीट आइलैंड, यानी कि वो जो आपका सिटीज है वो आपका ऐसा सिटी बन गया है जहां पर ह्यूज टेम्परेचर राइज देखने को मिलते हैं, और उसके कारण जो आपके रीजन है विच इज सराउंडिंग टू द अर्बन हीट आइलैंड, वहाँ पर रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर रहेगा, और जो मेन अर्बन सिटीज है वहाँ पर रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर रहेगा। तो ये इफेक्ट होता है अर्बन हीट आइलैंड का। और इसमें ये बताई गई है कि हाउ इंश्योर सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग। तो सबसे पहली बात तो की फाइंडिंग हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है स्पेस कूलिंग के लिए, यानी कि सिटीज में आपको अगर कूलिंग करना है तो आप एसी का इस्तेमाल करते हो या फिर वेरियस अदर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर स्पेस कूलिंग वो 3 गुना हो जाएंगी फ्रॉम 2016 से 2050। तो लेट्स से कि 2016 में अर्बन की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की 100 यूनिट है, तो 2050 में आते आते आपका 300 यूनिट हो जाएंगी, तभी जाके स्पेस कूलिंग हो सकेगी। कैसे? बिकॉज जैसे जैसे आपका समय बीतेगा मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड वो एसीज खरीदेंगी इन द कमिंग डिटेल, एंड जो आपका ओवर हीटेड सिटीज होंगी उनको क्लाइमेट चेंज से जुड़े कोस्ट फेस करने पड़ेंगे, यानी क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, सबसे ज़्यादा प्रभाव अर्बन सिटीज पर पड़ सकती हैं, और उसके कारण जो नुकसान होगा वो सबसे ज़्यादा वो सिटी फेस करेगा जो ऑलरेडी ओवर हीटेड है, यानी कि अर्बन हीट आइलैंड जो है। एंड ये कोस्ट जो ये इनके द्वारा फेस किए जाएंगे वो मोर देन ट्विश होंगे देन दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पर आपको अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। एंड हाइयर टेम्परेचर्स कैन लीड टू ग्रेटर एनर्जी यूज। जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हम लोग मोर एंड मोर कूलिंग की तरफ आकर्षित होंगे, उसके कारण आपका एनर्जी का इस्तेमाल है वो बढ़ेगा। एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग फुलफिल करवाते हैं कोल के माध्यम से, तो इसके कारण एयर पॉल्यूशन भी बढ़ेगी, वाटर क्वालिटी भी डिटेरिएट होगी, एंड वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी खराब होगी। एंड इंडिया में लगभग 24 सिटीज एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि इनका जो एवरेज समर टाइम टेम्परेचर होगा एटलीस्ट 35 डिग्री होगा बाय 2050। और जब हम बात करते हैं एवरेज समर टाइम टेम्परेचर की, मतलब समझ लो कि ये जो 24 सिटीज है उनकी मिनिमम तो 35 डिग्री टेम्परेचर रहेंगी ही रहेंगी। कुछ ऐसा मंथ आएगा जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होंगी, जो काफी ज्यादा परेशानी लेकर आएंगी, खासकर अर्बन पुअर्स को जो इन वल्नरेबल सिटीज में रह रहे हैं, और उनको इन हीट का सामना करना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट हैव द फैसिलिटीज फॉर स्पेस कूलिंग। एंड बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग, तो अगर हम सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग के अप्रोच में जाते हैं तो इसमें आपका हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव होंगी, पावर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस होंगी, लोअर इमिशन होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट तो आएंगी। तो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट को? तो उसके लिए मैंने आपको बताया होल सिस्टम अप्रोच जो लाई गई है इस यूएनईपी ने जो प्रोवाइड की गई है। पहली बात तो ये कि रिड्यूस द हीट एट द अर्बन स्केल। इसमें क्या होगा आपका कि जो आपका सिटीज या अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो प्लान करी गई है उसकी ऐसी प्लानिंग हो जिसमें
मिनिमाइज किया जाए हीट रिलीज को ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे डिजाइन की जाए बिल्डिंग की जो आपका हीट एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करे, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हो, कूल सरफेसेस डिजाइन की जाए सो दैट अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट को कम किया जा सके, ऑल्सो रिड्यूसिंग द कूलिंग लोड्स इन द बिल्डिंग। जो दूसरा है वो है आपका रिड्यूस कूलिंग नीड्स इन बिल्डिंग, यानी कि जो थर्मल परफॉर्मेंस है बिल्डिंग की, यानी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में ही बिल्डिंग का जो मटेरियल कंपोजिशन है उसमें ही कुछ चेंज किया जाए सो दैट वो जो है जो गर्मी है वो इंटर न आने दे रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, तो हमें उतनी ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना कम टेम्परेचर पर हमें एसी को ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा मटेरियल कंपोजिशन हो। द नेक्स्ट इज योर सर्व कूलिंग नीड्स इन बिल्डिंग इफिशिएंटली, यानी कि इफिशिएंट एंड बेस्ट फिट कूलिंग टेक्नोलॉजीज को लाया जाए, चाहे वो आपका एसी ही की ही बात कर लो या फिर अदर कूलिंग टेक्नोलॉजी की ही बात क्यों ना हो, जो आपका कम एनर्जी खपत करे, कम इमिशन करे एंड कम एंथ्रोपोजेनिक हीट रिलीज करे। तो ये एक आपका तरीका है कि एक तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कंपोजिशन में चेंज की जाए सो दैट वो हीट को कम एब्जॉर्ब करे। दूसरा ये कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जो आपका एनर्जी एफिशिएंट भी हो। नेक्स्ट इज योर 103 कंट्रीज साइंड ग्लोबल मीथेन प्लेज एट COP26। तो ये जो आपका COP26 है जो अभी ग्लासगो में हुआ है, उसके सेशन के ही दौरान बेसिकली 103 देशों ने ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन किया है। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो आप देख लो, GS पेपर 3 इश्यू रिलेटेड टू इन्वायरमेंट क्लाइमेट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उसी से है आपका ये। तो ये जो आपका ग्लोबल मीथेन प्लेज है पहली बार ये सितंबर 2021 में अनाउंस की गई थी, और ये जो प्लेज है बेसिकली इनिशिएटिव है कि कैसे हम ग्लोबल मीथेन इमिशन को कट करें अप टू 30% फ्रॉम 2020 लेवल बाय द ईयर 2030, यानी कि 2030 आते आते जो मीथेन इमिशन है जो ग्लोबल लेवल पर हो गई है उसको 30% कट किया जाए फ्रॉम द 2020 लेवल। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ओवर 100 कंट्रीज इस इनिशिएटिव को लीड कर रही हैं विथ 2/3 ऑफ द ग्लोबल मीथेन इमिशन हैव जॉइन्ड द प्लेज। तो आप समझ सकते हो कि ये सब जो देश हैं लगभग 2/3 ऑफ द ग्लोबल मीथेन इमिशन करते हैं। तो अगर इनके प्लेज से एंड इनके एक्शन से रिड्यूस हो सकता है ग्लोबल मीथेन इमिशन तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एनवायरनमेंट को। एंड अगर हम बिग इमिटर्स की बात करें तो जो चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ये सब वन ऑफ द बिग इमिटर्स है मीथेन इमिशन के, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड अगर हम बात करें लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट की तो जो मीथेन है अप्रोक्स हाफ ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस राइज जो होती है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में सिंस द प्री इंडस्ट्रियल ईरा, यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल ईरा के बाद से जो भी आपका टेम्परेचर राइज हुआ है उस टेम्परेचर राइज में वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस का योगदान है। तो उसमें से जो मीथेन का योगदान है वो 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने में है। तो काफी बड़ा योगदान मीथेन गैस कर रहा है आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। दैट्स वाई फोकस अब मीथेन इमिशन को रिड्यूस करना है। आप देख रहे हो क्योंकि काफी ज्यादा आप देख सकते हो टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर अबाउट 1/2 ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर हम बात करें मीथेन की तो ये पावरफुल पॉल्यूटेंट है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 80 टाइम्स है CO2 के कंपेरिजन में, यानी कि CO2 अगर 80 यूनिट्स इमिट करता है और उसके कारण जो आपका ग्लोबल वार्मिंग करता है वो बराबर होगा 1 यूनिट ऑफ मीथेन इमिशन के। आप समझ सकते हो काफी ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसकी शॉर्टर लाइफ टाइम है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। एंड साथ ही साथ रिमूवल भी इजीली हो सकता है नेचुरल केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। मिथेन रिडक्शन अगर हम कर पाते हैं तो सिग्निफिकेंटली मदद कर सकेगा टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज। ठीक है। एंड सोर्सेस ऑफ मीथेन की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज जैसे वेटलैंड्स हो गए, वेटलैंड से भी आपका इमिशन होता है मीथेन का। एंड जो बायोमास डिकम्पोज होती है उससे भी आपका
मीथेन इमिट होता है। एंड ह्यूमन सोर्सेज जैसे लैंडफिल जो करवाई जाती है, कचरों के ढेर से जो आपका मीथेन इमिशन होता है वहां से तो होता ही होता है। ऑयल एंड गैस सिस्टम, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कोल माइनिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। एंड रिलेटेड न्यूज की बात करें तो वी हैव द इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, IMEO, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, और ये G20 समिट में लॉन्च की गई थी। एंड IMEO वो आपका डाटा ड्रिवन एक्शन फोकस्ड इनिशिएटिव है UNEP के द्वारा, विच इज सपोर्टेड बाय यूरोपियन कमीशन। एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि मीथेन इमिशन को रिड्यूस किया जाए, और इसकी शुरुआत एनर्जी सेक्टर से करी जा रही है। एंड आप देख सकते हो जो IPCC के 6th असेसमेंट रिपोर्ट 2021 का डाटा लिया गया है, और कौन कौन से जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में। इट इज़ ऑल बिकॉज कि एक तो लॉन्गर टाइम पीरियड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ज़्यादा क्वांटिटीज में। दूसरे नंबर पर मीथेन है, तीसरे नंबर पर आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चौथे नंबर पर आपका हेलोजेनेटेड गैसेस, नेक्स्ट जो ब्लैक कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, एविएशन कंट्रोल्स। तो आप समझ सकते हो। हालांकि आज का आर्टिकल आपका खत्म हुआ, लेकिन कंप्रिहेंसिव वे में डिस्कस करने के कारण टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया है। तो आप हमें रिव्यू करो कि क्या इस वे में डिस्कस करना ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।